हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल कीप क्रिएटिंग। दोस्तों, आज संडे है तो हम वापस आ गए अपने वीकली मार्केट रैपअप के साथ। इस वीडियो में वीकली मार्केट हाइलाइट्स डिस्कस करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट न्यूज और इंडिकेटर्स की चर्चा करेंगे और कंक्लूजन में आपको अपनी ओपिनियन बताऊंगा अबाउट हाउ टू इन्वेस्ट इन द करंट मार्केट सिचुएशन। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। मैंने चैनल पे बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के नाम से 2 प्लेलिस्ट भी क्रिएट की है। ये सभी फंडामेंटल वीडियोस अगर आपने अभी तक चेक नहीं किए हैं तो प्लीज देखिए। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हुए हैं जो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेंगे। ऊपर राइट साइड में आई बटन में प्लेलिस्ट की लिंक आ रही है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। दोस्तों, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस करें, क्योंकि हम ऐसे ही वीकली बेसिस पे स्टॉक मार्केट के टेक्निकल इंडिकेटर्स और इंपॉर्टेंट न्यूज के रिव्यू करते रहते हैं जो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं और ये आपसे मिस नहीं होने चाहिए। सो विदाउट टेकिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, सबसे पहले तुम उस फैक्टर पर नजर डालते हैं जिसने पिछले 2-3 हफ्तों से 1 महीने से आप समझ लें कि जिसने मार्केट को स्पूक किया हुआ, मार्केट को जिटरी बनाया हुआ है। तो वो फैक्टर है यूएस का 10 ईयर ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड। जो गवर्नमेंट का बॉन्ड होता है यूनाइटेड स्टेट्स में, जिसको ट्रेजरी बॉन्ड भी कहा जाता है, उसकी यील्ड कितनी है। तो पिछले हफ्ते भी हमने इस फैक्टर को देखा था और हमने देखा था कि 1.56% की यील्ड थी उस समय, और ये यील्ड थोड़ी और बढ़ गई है, 1.62%, 1.63% के आसपास हो गई है। जो इस चार्ट पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ट्रेजरी बॉन्ड की यील्ड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, जिसके कारण मार्केट में वॉलेटिलिटी और धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। क्योंकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को ये लगता है कि अगर गवर्नमेंट की बॉन्ड यील्ड्स इतनी अच्छी होती जाती है, थोड़ी हेल्दी में बढ़ती जाती हैं, तो वो अपना पैसा स्टॉक मार्केट से निकाल के गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स में लगाने लगते हैं। और ये सारा खेल, चूंकि आपको पता हो कि ये सारी जो अपमूव आई है स्टॉक मार्केट में, वो लिक्विडिटी ड्रिवन है। तो जब लिक्विडिटी यहां से स्टॉक मार्केट से निकल के बॉन्ड्स में जाने लगती है तो धीरे धीरे स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ने लगती है, डाउनसाइड रिस्क बढ़ जाता है। और वही हमें यहाँ पे दिख रहा है, जैसे जैसे यूएस की 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड बढ़ती जा रही है, जो कि 1.63% के आसपास है। अगर ये बढ़ते बढ़ते 2% के आसपास चली जाती है तो मार्केट में काफी ज्यादा प्रेशर बन सकता है। तो दिस इज अनदर थिंग दैट वी हैव टू कीप एन आई ऑन। हमने पिछले वीक भी इसकी डिस्कशन की थी और इस वीक हम देख रहे हैं कि ये जो गवर्नमेंट की बॉन्ड यील्ड है थोड़ी और बढ़ गई है, पिछले हफ्ते से भी ज्यादा बढ़ गई है। अगर निफ्टी की वीकली मूवमेंट की बात करें तो 0.6% की बहुत ज्यादा कोई खास मूवमेंट तो नहीं रही। कंसोलिडेशन फेज में आप मान सकते हैं निफ्टी अभी है, लेकिन हल्की सी मूवमेंट थी, हल्की सी पॉजिटिव मूवमेंट थी। 0.6% की पॉजिटिव मूवमेंट के साथ निफ्टी इस हफ्ते क्लोज हुआ है। वन डे चार्ट पे नजर डाले तो आप देख सकते हैं फिर जो मीडियम टर्म ट्रेंड रेजिस्टेंस है वहां से हमेशा रिट्रेस हो रही है और इस हफ्ते की वॉलेटिलिटी अच्छी खासी रही, कंसोलिडेशन में रही मोस्टली निफ्टी। कुछ दिन ऊपर कुछ दिन नीचे। निफ्टी में थर्सडे को छुट्टी भी थी शिवरात्रि की, तो उसके कारण 4 ही ट्रेडिंग डेज थे और फ्राइडे को हमने देखा कि अच्छी खासी वॉलेटिलिटी थी। टुवर्ड्स द लेटर हाफ ऑफ द ट्रेडिंग पीरियड निफ्टी में काफी ज्यादा डाउन साइड आई और निफ्टी नेगेटिव मूवमेंट के साथ फ्राइडे को क्लोज हुआ, जो कि आप आखिरी कैंडल पे यहाँ पे देख रहे हैं। इसी चीज को आप थोड़ा और नजदीक से इस चार्ट पे देख सकते हैं। ये वन डे की चार्ट है, थोड़ी जूम्ड इन चार्ट है। ये जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड रेजिस्टेंस यहाँ पे रेड डॉटेड लाइन से दिखाई हुई है, आप देख सकते हैं निफ्टी हमेशा वहां से रिट्रेस होती है और वहीं से रिट्रेस होकर फिर से अभी करेंटली निफ्टी अभी अपने 50 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो 50 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ईएम है, वहां पे सपोर्ट ले रही है निफ्टी। तो बहुत ज्यादा भी नेगेटिविटी तो नहीं बिल्डअप हुई है, लेकिन थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन चल रही है निफ्टी में। निफ्टी इज कंसोलिडेटिंग आफ्टर रिट्रेसमेंट फ्रॉम की ट्रेंड रेजिस्टेंस एंड वॉलेटिलिटी कैन कंटिन्यू इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म। अगर वीकली चार्ट पर नजर डालें, थोड़ी मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से आप चार्ट्स को देख सकते हैं। यहाँ पर हर कैंडल एक वीक को दिखा रही है, तो वहां पे इट हैज बीन अ वेरी वॉलेटाइल वीकली कैंडल। आप देख रहे हैं ये जो आखिरी कैंडल बनी है कितनी ज्यादा वॉलेटाइल है। आप इसकी एजेस देख लें, आप इसकी शैडोज देख लें, अपर शैडो और लोअर शैडो कितनी बड़ी है कंपेयर टू द बॉडी। बॉडी कितनी छोटी है, जैसा हमने देखा भी कि केवल 0.6% की मूवमेंट रही है निफ्टी में वीकली बेसिस पे। और वही हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो लंबी टर्म की ट्रेंड रेजिस्टेंस लाइन, ये वीकली ट्रेंड रेजिस्टेंस लाइन है यहाँ पे, उससे वहां से रिट्रेस कर रही है निफ्टी। वही हमें इस हफ्ते भी दिखा, उसकी ट्रेंड रेजिस्टेंस लाइन से थोड़ी रिट्रेसमेंट आ रही है। बार बार जब भी निफ्टी उस लाइन को टच करने की कोशिश करती है वहां से रिट्रेसमेंट आती है। बट निफ्टी इज करेंटली वेल अबव ऑल वीकली ईएमएस, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस 50, 100, 150 और 200, सारे एक्सपोनेंशियल वीकली मूविंग एवरेजेस से काफी ऊपर है निफ्टी। तो अभी भी बहुत ज्यादा कोई नेगेटिविटी डेवलप नहीं हुई है। अगर नियर टर्म या मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से बात करें तो उतनी ज्यादा नेगेटिविटी अभी डेवलप नहीं हुई है निफ्टी में। अगर मंथली चार्ट पर नजर डालें, यहाँ पे थोड़ी और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आप चार्ट्स को देख सकते हैं। यहाँ पे हर कैंडल एक मंथ को दिखा रही है, तो मंथली चार्ट्स पे अभी तो काफी बुलिश है। निफ्टी की जो चार्ट पैटर्न है अभी काफी बुलिश है, मॉडरेटली बुलिश इन द लॉन्ग टर्म, बट इट हैज बीन अ वॉलेटाइल मंथली कैंडल सो फार। जो यहाँ पे मार्च की कैंडल, आप आखिरी कैंडल यहाँ पे देख रहे हैं, काफी वॉलेटाइल है। अपर शैडो आप देख सकते हैं काफी लंबी है और जितने साइज की बॉडी है उतनी साइज की अपर शैडो है, तो काफी वॉलेटाइल मंथ रहा है। आपने देखा ही है कि काफी कंसोलिडेशन, काफी मूवमेंट रही है निफ्टी के अंदर। तो इट हैज बीन अ वेरी वॉलेटाइल मंथ सो फार एंड वॉलेटिलिटी कैन कंटिन्यू फॉर एटलीस्ट फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स। आई थिंक वॉलेटिलिटी कैन कंटिन्यू, सो यू हैव
हैव टू प्लान योर इन्वेस्टमेंट अप्रोच अकॉर्डिंगली, और उसके हम वीडियो के अंत में बात करेंगे कि आपकी इन्वेस्टमेंट अप्रोच कैसे आप अपडेटेड फ्रेश रख सकते हैं, कैसे उसको कंटेक्चुअल रख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द मार्केट एनवायरनमेंट। RSI की बात करें तो RSI की करंट वैल्यू 53.5, ऑलमोस्ट 54 की वैल्यू। इट इज करेंटली इन द न्यूट्रल जोन बट इट हैज स्ट्रेंथन्ड फ्रॉम लास्ट वीक। लास्ट वीक हमने देखा था कि 52 के आसपास की वैल्यू थी, तो ऑलमोस्ट उसी वैल्यू के आसपास ये हवर अराउंड कर रही है। 53 की वैल्यू है 54 की। इट इज स्टिल डिस्टेंट फ्रॉम बीइंग ओवरसोल्ड। ओवरसोल्ड डेफिनेटली अभी नहीं है, अभी न्यूट्रल जोन में ही है। स्पेशली 30 से 70 का जो जोन होता है उसको न्यूट्रल जोन माना जाता है। जब भी 80 को क्रॉस करती है तो बहुत ज्यादा बुलिश मानते हैं हम RSI को, और जब भी 20-30 के आसपास पहुंचने लगती है RSI की वैल्यू तो हम मानते हैं कि निफ्टी ओवरसोल्ड हो गया। तो अभी ओवरसोल्ड भी नहीं है, ओवरबॉट भी नहीं है, निफ्टी अभी न्यूट्रल जोन में है। MACD पे भी हमें वही दिख रहा है जो पिछले हफ्ते भी दिखा था। पिछले हफ्ते भी हमने देखा था कि ये बेरिश क्रॉसओवर कंटिन्यूड थी, अभी भी बेरिश क्रॉसओवर कंटिन्यूड है एंड द गैप इज वाइडनिंग विद मॉडरेट स्लोप। बहुत ज्यादा कोई स्टीप स्लोप नहीं है, मॉडरेट सी स्लोप है, लेकिन गैप थोड़ी थोड़ी वाइडन हो रही है बेरिश क्रॉसओवर की। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि आगे कैसी मूवमेंट रहती है। डिपेंडिंग ऑन दैट ये वाइडन भी हो सकती है गैप, या फिर हो सकता है कि एक फिर से क्रॉसओवर बने और वहां से बुलिश क्रॉसओवर की शुरुआत हो जाए। तो वो हमें देखना पड़ेगा कि इस हफ्ते कैसी मूवमेंट रहने वाली है आगे आने वाले हफ्ते में। इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज की बात करते हैं तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 1% की कंसेशन, और पहले ही उन्होंने कंसेशन अनाउंस की हुई थी, अभी थोड़ी और कंसेशन उन्होंने अनाउंस की है स्टैंप ड्यूटी पे। तो रियल एस्टेट की बाइंग पे, अपार्टमेंट्स, लैंड की बाइंग पे जो स्टैंप ड्यूटी लगती है उस पे 1% की कंसेशन अनाउंस की है फॉर वुमेन होम बायर्स। नॉट फॉर एवरीबॉडी बट फॉर वुमेन होम बायर्स। जो भी महिलाएं होम बाय कर रही हैं उनके लिए 1% की एक्स्ट्रा कंसेशन है ऑन स्टैंप ड्यूटी। और जैसे हमने ऑलरेडी बात की, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ऑलरेडी स्टैंप ड्यूटी में कट की हुई थी, उसी तरह कर्नाटका गवर्नमेंट ने भी स्टैंप ड्यूटी घटा दी है, 5% से घटा के 3% कर दी है फॉर प्रॉपर्टीज बिटवीन 35 लाख एंड 45 लाख। तो मोस्टली अफोर्डेबल हाउसिंग जो होती है उनके लिए स्टैंप ड्यूटी और थोड़ी घटा दी गई है। तो अफोर्डेबल हाउसिंग को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो इनिशिएटिव है उसको स्टेट गवर्नमेंट्स भी प्रमोट कर रही है, आगे बढ़ा रही है। तो ये एक अच्छी बात है। अगर अफोर्डेबल हाउसिंग ज्यादा डिमांड रहती है तो केवल रियल एस्टेट में ही नहीं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज जैसे कि रियल एस्टेट, एंसिलरी इंडस्ट्रीज, पेंट इंडस्ट्री, इन सभी में थोड़ी बूस्ट आ सकती है, इन सभी में डिमांड की ग्रोथ अच्छी दिख सकती है। फिर मैक्रो इकोनॉमिक अपडेट्स में हम 3 फैक्टर्स की डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे रिटेल इन्फ्लेशन की जो नंबर्स थी वो 5.03% हो गई है इन फरवरी, तो ये थोड़ी बढ़ गई है। जनवरी में ये नंबर 4.06% थी। CPI की हम बात कर रहे हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की, उसमें अच्छी खासी बढ़त आई है, और जो एक्सपेक्टेशंस थी 4.83% से उससे भी ज्यादा इन्फ्लेशन आई है CPI की, जो कि एक थोड़ा नियर टर्म में थोड़ी एक वार्निंग है, एक थोड़ी फोर वार्निंग है, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन की नंबर्स हाई रहती है तो RBI को फर्दर रेट कट्स करने के तो मौके नहीं मिलेंगे। हो सकता है RBI को इंटरेस्ट रेट थोड़े बढ़ाने भी पड़े, और अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने पड़ते हैं सेंट्रल बैंक्स को, RBI को, तो स्टॉक मार्केट में थोड़ी प्रेशर बन सकती है इन द नियर टर्म। उसी तरह इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की जो वैल्यू है वो कॉन्ट्रैक्ट हुई है, यानी कि घटी है 1.6%। तो ये थोड़ी अच्छी न्यूज नहीं है। स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में जो कॉन्ट्रैक्शन हुई है 2% की, और माइनिंग आउटपुट में कॉन्ट्रैक्शन हुई है 3.7% की। इन दोनों से काफी ज्यादा फर्क पड़ा है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP की वैल्यू में, जो कि कॉन्ट्रैक्शन दिखा रही है जनवरी में। फिर फ्यूल डिमांड में भी थोड़ी कमी आई है। फ्यूल डिमांड फेल 4.9%, ऑलमोस्ट 5% की गिरावट आई है इन फरवरी कंपेयर टू द सेम मंथ लास्ट ईयर। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर कंपेयर करें तो 4.9%, 5% की कमी है इन फ्यूल कंजम्पशन। ऊपर से फ्यूल प्राइसेस भी थोड़े ऊपर चले गए, जिसके कारण फ्यूल कंजप्शन में थोड़ी डिप आई होगी, और साथ ही साथ उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट इन्फ्लेशन पे भी पड़ता है। तो ये सारे जो तीनों फैक्टर्स हैं, ये कोई बहुत रोजी पिक्चर तो पेंट नहीं कर रहे हैं। जो फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स हैं, हम हर हफ्ते बात करते रहते हैं इकोनॉमी के कुछ जो फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स हैं, कुछ तो अच्छी प्रोग्रेस दिखा रहे हैं, लेकिन फरवरी की अगर बात करें, फरवरी मंथ की, तो उसमें इन तीनों फैक्टर्स में थोड़ी कॉन्ट्रैक्शन आई है, थोड़ी डिप आई है। तो ये एक इवॉल्विंग चीज है जिसका हमें और ध्यान रखना है आगे आने वाले महीनों में कैसी रहती है ये सारी मेजर्स, ये सारी मेट्रिक्स, सस्टेन्ड इकोनॉमिक रिकवरी होती है यानी, इन सारे फैक्टर्स से हमें ये दिखता रहता है। तो इन सारे फैक्टर्स पे हमें नजर रखनी चाहिए। फिर एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, ये जो एम्फी की मंथली रिपोर्ट आती है, उसमें ये देखा गया है कि इक्विटी फंड से अभी भी आउटफ्लोज, नेट आउटफ्लोज निकल रहे हैं इन द मंथ ऑफ फरवरी। तो फरवरी में आउटफ्लोज फ्रॉम इक्विटी फंड्स कंटिन्यूड बट द क्वांटम हैज रिड्यूस्ड फ्रॉम द प्रीवियस मंथ। जनवरी में तो और भी ज्यादा आउटफ्लोज थे, उससे थोड़ी कमी आई है, लेकिन फरवरी में अभी भी आउटफ्लोज निकलते जा रहे हैं इक्विटी फंड से। तो ये कोई बहुत बुरी बात नहीं है। अगर एजुकेटेड इन्वेस्टर्स हैं, अगर वो उन्होंने अपनी एसेट एलोकेशन प्लानिंग की हुई है और इक्विटी मार्केट्स अगर उनको बहुत ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं, तो इक्विटी मार्केट से अगर वो पैसे निकाल के डेट मार्केट्स में लगा रहे हैं, डेट फंड्स में लगा रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। अगर वो बात सही है तो ये दिखाता है कि लोग एजुकेटेड हो रहे हैं, लोग थोड़ी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग प्रूडेंटली कर रहे हैं। तो ये कोई बहुत बुरी बात नहीं है, लेकिन ये हमें सोचना पड़ेगा कि अगर ऐसा हो रहा है तो
अगर दूसरी फैक्टर ये है कि लोगों के पास जॉब्स नहीं है, उनके पास सैलरी अच्छी नहीं आ रही है या फिर सैलरी उनकी डिलेड है, जिसके कारण उन्हें अपनी इक्विटी इन्वेस्टमेंट को रिडीम करना पड़ रहा है, निकालना पड़ रहा है, तो वो एक अच्छी बात नहीं है, वो अच्छी नहीं होगी इकोनॉमी के लिए। तो एक्चुअल फैक्टर क्या है ये तो हमें समय के साथ ही पता चलेगा, लेकिन अभी के लिए इक्विटी फंड से काफी ज्यादा आउटफ्लोज हो रहे हैं। फिर कुछ कॉर्पोरेट न्यूज की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा बड़ी न्यूज एक टाटा मोटर्स से रिलेटेड है। जो टाटा मोटर्स के इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एक अच्छी न्यूज है कि द पीवी सेगमेंट यानी कि पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट जो है उसको हाइव ऑफ यानी कि एक सेपरेट सब्सिडियरी बनाने वाली है टाटा मोटर्स। सो टाटा मोटर्स विल बी टर्निंग इट्स डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल डिवीजन इनटू अ सेपरेट एंटिटी, और इसको शायद ये लिस्टेड एंटिटी एक सेपरेट लिस्टेड एंटिटी बनाने वाले हैं। दिस विल बी अ गुड थिंग क्योंकि इट विल प्रोवाइड डिफरेंशिएटेड फोकस टू इट्स पीवी यानी कि पैसेंजर व्हीकल एंड कमर्शियल व्हीकल बिजनेस। अब टाटा मोटर्स इतना हॉचपॉच बिजनेस हो गया है कि इसको वैल्यू करना, इसकी सारे जो मूविंग पार्ट्स है उसको ध्यान में रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इन्वेस्टर्स के लिए। जैसे इनके बारे में आपको पता होगा कि इनकी पैसेंजर व्हीकल बिजनेस तो है ही, जो कार्स एसयूवीज वगैरह बनाते हैं, फिर ये ट्रक्स भी बनाते हैं, कमर्शियल व्हीकल्स बनाते हैं, फिर इनकी जेएलआर की बिजनेस है। तो बहुत सारी डिविजन्स हो जाती हैं जिनको मैनेज करना, सही से कोऑर्डिनेट करना, अलाइन करना, अपने बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स को सही तरीके से फोकस करके रखना, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो टाटा मोटर्स ने एक अच्छा बोल्ड डिसीजन लिया है कि अपनी पैसेंजर व्हीकल डिवीजन को वो एक सेपरेट एंटिटी बना के रखेगी, और साथ ही साथ इनको ये भी मदद हो जाएगी कि जैसे आगे चल के अगर इनको कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स करनी है, जैसे आपको पता होगा कि बहुत दिनों से रूमर चल रही थी कि टाटा और टेस्ला में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होने वाली है। टेस्ला की जो इंडिया में लॉन्च होने वाली है, प्रोडक्शन और सेल्स होने वाली है, उसको टाटा मोटर्स हैंडल करने वाली है। तो खैर उस रूमर को शांति मिल गई क्योंकि टाटा मोटर्स ने कह दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम टेस्ला के साथ अभी कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप सीख नहीं कर रहे हैं, उसको परस्यू नहीं कर रहे हैं। लेकिन आगे चल के अगर कोई भी ऐसी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात होती है तो अगर इनकी पैसेंजर व्हीकल बिजनेस फोकस्ड होगी, एक सेपरेट एंटिटी होगी, तो उनको वो पार्टनरशिप करने में मदद मिलेगी। तो दिस इज अ गुड डेवलपमेंट फॉर टाटा मोटर्स शेयर होल्डर्स। फिर प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस की अगर बात करें तो दे हैव आउटपरफॉर्म्ड देयर पब्लिक सेक्टर काउंटरपार्ट्स इन फरवरी। तो प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस सच एज एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई प्रू लाइफ और एसबीआई लाइफ, इन तीनों में इंप्रूवमेंट रही है। वेटेड रिसीव्ड प्रीमियम, उसको डब्ल्यूआरपी कहा जाता है, वेटेड रिसीव्ड प्रीमियम में बढ़ोतरी आई है, and it has risen by 23% on a year-on-year basis in February as compared to 7% in January। तो जनवरी में अगर कंपैरिजन की जाती ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, यानी कि जनवरी 2020 से जनवरी 2021 की अगर कंपैरिजन की जाती तो 7% की बढ़त आई थी डब्ल्यूआरपी में, लेकिन फरवरी में नंबर 23% की ग्रोथ है। तो दिस इज अ वेरी हेल्दी नंबर, वेरी रोबस्ट ग्रोथ। दिस फिगर इज हायर देन द इंडस्ट्री एवरेज ऑफ 17.8%, यानी कि पूरी अगर पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर सबको अगर मिला दे तो इंडस्ट्री एवरेज रही है 17.8, ऑलमोस्ट 18% की। उससे अगर कंपेयर करें तो प्राइवेट इंश्योरर्स की जो ग्रोथ रही है वो 23% रही है। तो इट हैज बीन हायर देन द इंडस्ट्री एवरेज एज वेल एज दैट ऑफ एलआईसी। एलआईसी की अगर ग्रोथ की बात करें तो 9.4% की ग्रोथ है। तो कंपेयर टू दैट प्राइवेट लाइफ इंश्योरर्स की ग्रोथ काफी रोबस्ट रही है, काफी स्ट्रॉन्ग रही है। फिर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की अगर बात करें तो कई सारी नई कंपनीज ने म्यूचुअल फंड लाइसेंस के लिए अप्लाई किया हुआ है एंड दोज एप्लीकेशंस आर पेंडिंग विद सेबी। उनमें कौन कौन से नाम शामिल है? तो पहला नाम है अल्केमी कैपिटल का, इन विच राकेश झुंझुनवाला इज अ को-फाउंडर। तो राकेश झुंझुनवाला जी की कंपनी है अल्केमी कैपिटल, जिन्होंने म्यूचुअल फंड लाइसेंस के लिए अप्लाई किया हुआ है। हिलियोस कैपिटल जो कि समीर अरोरा जी, वो भी एक फंड मैनेजर है, उनकी इन्वेस्टमेंट फंड बिजनेस है हिलियोस कैपिटल, उन्होंने भी म्यूचुअल फंड लाइसेंस के लिए अप्लाई किया हुआ है। और साथ ही साथ बजाज फिनसर्व जो कि बजाज ग्रुप की कंपनी है, और फ्रंटलाइन कैपिटल, ये सभी नाम शामिल है जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है म्यूचुअल फंड लाइसेंस के लिए। इससे आपको एक झलक मिलती है, एक आइडिया मिलता है कि म्यूचुअल फंड की ग्रोथ कैसी रहने वाली है फ्यूचर में, कितना ज्यादा एंटिसिपेशन है, कैसी ग्रोथ रह सकती है इस इंडस्ट्री की। उससे आपको पता चलता है कि कितनी बड़ी बड़ी हस्तियां और कितने बड़े बड़े नाम म्यूचुअल फंड लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अगर कोई अच्छे अच्छे प्लेयर्स आपको मिलते हैं लिस्टेड इंडस्ट्री में, लिस्टेड यूनिवर्स में, तो जैसे कि एचडीएफसी एमसी, निप्पॉन एएमसी वगैरह की हम बात करते रहते हैं, तो उन सभी में आप अगर ग्रोथ पोटेंशियल देखते हैं तो दिस कैन बी अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द नेक्स्ट 10, 20, 30 ईयर्स। फिर आईडीबीआई बैंक के शेयर होल्डर्स के लिए भी एक अच्छी बात थी, जिसके चलते हमने देखा कि एक्चुअली वेंसडे और फ्राइडे इन दोनों दिन आईडीबीआई बैंक में काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी थी, एक्चुअली अपमूव थी, अपर सर्किट पे भी लॉक हो गया था आईडीबीआई बैंक। क्यों? क्योंकि इनको करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क जो कि इनका पीसीए होता है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, उससे निकाल दिया गया। पहले इनको प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में डाल दिया गया था मई 2017 में, क्योंकि इनकी एनपीएस की नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, इनकी एसेट क्वालिटी बहुत ज्यादा डिप कर गई थी, घट गई थी, जिसके कारण इसको प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क में डाला गया था आरबीआई के द्वारा। अब आईडीबीआई बैंक की एसेट क्वालिटी थोड़ी इंप्रूव हो गई है और उनको ये प्रूव करना था कि उनकी जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो है इट हैज टू बी अंडर 6% फॉर 5 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स। तो 5 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर से आईडीबीआई बैंक की जो एनपीएस है वो 6% से कम रही है, जिसके कारण इसको पीसीए से अब बाहर निकाल दिया गया है, व्हिच इज अ गुड थिंग। पीसीए में रहना कोई अच्छी बात नहीं होती है।
तो पीसीएस से चूंकि बाहर निकल गया आईडीबीआई बैंक, तो इसमें काफी ज्यादा मूवमेंट हमें दिखी इस हफ्ते और इसके शेयर होल्डर्स में काफी ज्यादा इंटरेस्ट पैदा हो गई है अचानक से। फिर एप्पल ने ये कंफर्म किया कि वो जो आईफोन 12 की प्रोडक्शन है वो इंडिया में करने वाले हैं फॉर इट्स लोकल कस्टमर्स, यानी कि इंडिया में जो भी सेल्स हो रही है उसकी प्रोडक्शन भी इंडिया में ही होगी इंस्टेड ऑफ चाइना। हालांकि इनके अभी भी बहुत सारे मॉडल्स चाइना से इंपोर्ट होते हैं, जैसे कि आईफोन 12 के जितने भी प्रो मॉडल्स हैं वो सारे अभी भी चाइना में ही बन रहे हैं, बट आईफोन 12 जो इनका बेस मॉडल है वो इसकी प्रोडक्शन अब इंडिया में करने वाले हैं, ये इन्होंने कंफर्म किया है। फिर आईएक्स जो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज है, ये काफी अच्छी कंपनी लगती है मुझे। अगर एनर्जी सेक्टर में आपको इन्वेस्ट करना है तो दिस इज वन ऑफ द बेटर कंपनीज। उन्होंने पार्टनर किया विद एनएसई एंड ओएनजीसी और वो एक गैस मार्केट प्लेटफॉर्म बिल्ड करना चाहते हैं इन कोऑर्डिनेशन विद इन अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद एनएसई एंड ओएनजीसी। तो ये एक अच्छी बात है। एक्चुअली आईएक्स का आपको पता होगा कि ये बिजनेस करती है एनर्जी एक्सचेंज की, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज है, राइट। तो ये एनर्जी एक्सचेंज के लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करती है। उसी तरह गैस मार्केट के एक्सचेंज के लिए भी, गैस के एक्सचेंज के लिए भी एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करने वाली है। तो ये एक अच्छी बात है। एक्चुअली आईएक्स में काफी अच्छी ग्रोथ पोटेंशियल मुझे फ्यूचर के लिए भी दिखती है। तो दिस इज वन कंपनी दैट यू कैन कीप ऑन योर इन्वेस्टिंग रडार। इस कंपनी के बारे में थोड़ा और आप रिसर्च कर सकते हो, थोड़ा पता कर सकते हैं, और अगर आपको ये पसंद आती है तो लॉन्ग टर्म के लिए इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द बेटर कंपनीज इन द एनर्जी सेक्टर। निफ्टी के कुछ और एट्रीब्यूट्स पैरामीटर्स की बात करते हैं। निफ्टी का जो करंट पी है वो 41 के आसपास है, 40.9। अर्निंग्स बहुत ज्यादा कोई इंप्रूव नहीं की है क्योंकि निफ्टी की आपको पता होगा सारी कंपनीज ऑलरेडी अपनी अर्निंग्स डिक्लेयर कर चुकी है, तो इसमें अभी तक मूवमेंट कोई अभी नहीं आने वाली है अंटिल अप्रैल फर्स्ट सेकंड वीक से, जब आईटी कंपनीज और नई सारी कंपनीज अगर अपनी अर्निंग्स डिक्लेयर करना शुरू कर देती हैं तो इसमें आपको कोई इंप्रूवमेंट दिख सकती है, थोड़ी मूवमेंट दिख सकती है। अभी निफ्टी की अर्निंग्स यहीं रहने वाली है और निफ्टी के प्राइस एक्शन पर डिपेंड करेगा कि निफ्टी की पी ऊपर जाती है या नेगेटिव जाती है। तो इस चार्ट पे आप देख सकते हैं निफ्टी का जो करंट ईपीएस है वो स्टेबलाइज हो गई है, यहीं अभी स्टेबल हो गई है, और निफ्टी की जो पी है वो अपने ऑल टाइम हाई से थोड़ी सी ही नीचे है। क्योंकि मार्केट में कंसोलिडेशन चल रही है, थोड़ी करेक्शन चल रही है, तो निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पी से तो थोड़ा नीचे है, बट अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से काफी नजदीक है। ऑल टाइम हाई पी करीबन 42 का हमने निफ्टी में देखा था पिछले कई वीक्स में। निफ्टी का जो करंट पुट कॉल रेशियो है, पीसीआर वैल्यू 1.04 है, तो स्लाइटली मार्जिनली नॉमिनली बेरिश आप मान सकते हैं। जब भी ये वैल्यू 1 से ज्यादा होती है तो मानते हैं कि निफ्टी ओवरऑल अभी बेरिश है, और जब भी वैल्यू 1 से कम होती है तो निफ्टी को हम ओवरऑल बुलिश मानते हैं। तो चूंकि 1.04 की वैल्यू है तो मार्जिनली बेरिश आप मान सकते हैं, बट ओनली नॉमिनली, कोई बहुत ज्यादा बेरिश नहीं है। एंड वॉलेटिलिटी कैन परसिस्ट, जब भी ये वैल्यू 1 के आसपास होती है तो वॉलेटिलिटी के इंडिकेशंस थोड़े सबड्यूड होते हैं, कंसोलिडेशन चल रही होती है मार्केट में, जो हमें अभी दिख भी रहा है। लेकिन अगर बॉन्ड प्राइसेस फिर से जाती हैं, जैसे हमने शुरू में बात की यूएस की, अगर बॉन्ड प्राइसेस, ट्रेजरी बॉन्ड्स की यील्ड अगर ऊपर जाती है तो स्टॉक मार्केट में प्रेशर थोड़ी बरकरार रह सकती है, थोड़ी प्रेशर बनी रह सकती है, और वो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि लिक्विडिटी कितनी ज्यादा रहती है। अगर लिक्विडिटी ड्राई अप करती है, और लिक्विडिटी ड्राई अप कब करेगी, जब इन्वेस्टर्स, स्पेशली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, स्टॉक मार्केट से पैसे निकाल के बॉन्ड मार्केट्स में लगाने लगेंगे। और वो कब होगा, जब बॉन्ड्स की यील्ड्स ऊपर जाती रहेंगी। तो वो अगर ऊपर जाती रहती हैं, यील्ड्स ऊपर जाती रहती हैं, तो लिक्विडिटी पे प्रेशर बन सकती है, और उस समय थोड़ा प्रेशर स्टॉक मार्केट में डेफिनेटली बन सकता है। कोई ह्यूज करेक्शन की पॉसिबिलिटीज अभी कम लग रही है, लेकिन एक कंसोलिडेशन, एक माइल्ड करेक्शन की पॉसिबिलिटीज लूम कर रही है स्टॉक मार्केट के ऊपर, इससे भी आप डिनाई नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ओवरऑल इन्वेस्टिंग अप्रोच आपकी क्या हो सकती है? मेरा अभी भी यही मानना है कि अपनी एसआईपी को कंटिन्यू करते रहें, चाहे आप ऑटोमेटेड वे से एसआईपी करते हो या फिर आप मैनुअल बेसिस में रेगुलर इन्वेस्टिंग करते हो, उसको कंटिन्यू करते रहें। अगर आपके पास कोई कैश की बिल्डअप पोजीशन बन गई है, ऐसी अपने कैश पोजीशन बना के रखी है, कोई लमसम इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हो, उसके लिए आपके पास कैश बिल्डअप बन गई है, तो उसको स्टैगर्ड वे में, जैसे जैसे मार्केट में अपॉर्चुनिटीज ज्यादा दिखती हैं, तो आप इंडेक्स लेवल को देख के करें, एसआईपी को देख के करें, जैसे भी अपनी इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क आपने बनाई हुई है। लेट से आप अगर डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करते, केवल म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, एसआईपी करते हो, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप अपनी कुछ स्लैब्स डिफाइन कर लें कि अगर निफ्टी 15,000 पे है तो मैं इतनी की एसआईपी कंटिन्यू करूंगा, अगर 14,500 पे आती है तो मैं 20% 30% बढ़ा दूंगा, अगर 14,000 के लेवल पे आती है निफ्टी तो मैं और 20-30% बढ़ा दूंगा। तो उसी तरह से आप अपनी फ्रेमवर्क आराम से डिफाइन कर सकते हैं, अपनी एसआईपी अमाउंट को उसी तरह से आप वेरी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर थॉट प्रोसेस, डिपेंडिंग ऑन योर फ्रेमवर्क। लेकिन दूसरी एक बात है जो मुझे लगता है कि और भी ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है, कि अगर आप डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखते हैं, तो आपको और भी ज्यादा फायदे हो सकते हैं। और उसकी चर्चा हम संडे की जो सेकंड वीडियो होती है, बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ, करंट वीडियो,
हर वीक हम काफी सारे स्टॉक्स को रिव्यू करते रहते हैं, उनके स्टॉक प्राइसेस को रिव्यू करते रहते हैं, कौन से सपोर्ट लेवल्स पे, कौन से कंसोलिडेशन रेंजेस में उसको बाई कर सकते हैं आप उन सारे स्टॉक्स को, उसकी रिव्यू करते रहते हैं, उसको अपडेटेड फ्रेश बना के रखते हैं उस लिस्ट को। तो अगर वो लिस्ट आप फॉलो करते रहते हैं, अगर उस वीडियो को फॉलो करते रहते हैं, तो आपकी इन्वेस्टमेंट अप्रोच में और थोड़ी एक कॉन्टेक्चुअलिटी रहेगी। आपको एक पता रहेगा कि मार्केट में कौन सारे स्टॉक्स, कई सारे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स कौन से प्राइस लेवल्स पे आप बाई कर सकते हैं, उनको नजर पे बना के रख सकते हैं, अपने वॉच लिस्ट को फ्रेश अपडेटेड बना के रख सकते हैं। तो उसकी चर्चा हम संडे की सेकंड वीडियो में करते रहते हैं। एक दूसरी चीज जो आपको हेल्प कर सकती है वो है हमारा टेलीग्राम चैनल, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। उस ग्रुप को आप अगर ज्वाइन करते हैं तो आपको मैं नोटिफिकेशन भेजता रहता हूँ। कोई भी अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स अपनी सपोर्ट लेवल्स पे आते हैं, अच्छे वैल्यूएशन पे आते हैं, अच्छी वैल्यू प्रोपोजिशन लेवल्स पे आते हैं, तो मैं आपको एक नोटिफिकेशन भेज देता हूँ, एक प्रॉम्प्ट भेज देता हूँ, और उसके बेसिस पे आप अपनी इन्वेस्टिंग डिसीजन ले सकते हैं, कंसिडरिंग योर कैश पोजीशन, कंसिडरिंग योर ओवरऑल थॉट प्रोसेस। अगर वो स्टॉक्स आपको अपनी इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क के लिए सूट करते हैं, अगर वो प्राइस लेवल्स आपको अट्रैक्टिव लगते हैं, तो यू कैन टेक अ कॉल, यू कैन मेक एन इन्वेस्टिंग डिसीजन बेस्ड ऑन दैट प्रॉम्प्ट, दैट नोटिफिकेशन। बट आई ओनली ब्रिंग दोज स्टॉक्स एंड दोज प्राइस लेवल्स टू योर अटेंशन, और उसके बाद आप अपनी इन्वेस्टिंग डिसीजन ले सकते हैं कि क्या आपको करने की जरूरत पड़ेगी उन सारे स्टॉक्स में, अगर वो स्टॉक्स आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के हिसाब से पसंद आते हैं। तो अगर आप ये सारी चीजें फॉलो करते रहते हैं, अपनी इन्वेस्टिंग अप्रोच को एकदम थोड़ा स्ट्रीमलाइन बना के रखते हैं, आपको अगर ये चिंता नहीं होती कि मार्केट के इस लेवल पे मुझे क्या करना है, इस लेवल पे क्या करूंगा मैं, मेरे पास कुछ कैश नहीं है, तो अगर ये सारी चिंताएं आपके अंदर नहीं होती है, ये सारी अगर आपकी इन्वेस्टिंग थॉट प्रोसेस एकदम क्लियर रहती है, क्लैरिटी रहती है आपके दिमाग में, तो आपको इंडेक्स किसी भी लेवल पे दिखे, कोई भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग आपको किसी भी सपोर्ट लेवल्स पे दिखे, उसके लिए आपकी जो एक्शन प्लान होती है वो रेडी होती है। आप अच्छे बार्गेन लेवल्स पे अच्छे स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करने के फायदे उठाते रहते हैं, अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाते रहते हैं, अपनी कैश पोजीशन को फेजेस में डिप्लॉय करते रहे, यही फायदा होता है। अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक रहते हैं तो आपको अच्छे स्टॉक्स, अच्छी प्राइस लेवल्स पे, अच्छे सपोर्ट लेवल्स पे कैश आपको डिप्लॉय करने के मौके मिलते रहते हैं इन फेजेस। मैं ये नहीं कहता कि सारे पैसे आप एक ही बार में लगा दो, हालांकि आप वो भी कर सकते हो। अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में आपको, अगर आपने सोचा हो कि इस स्टॉक में मुझे 1 लाख रुपए डालने हैं, तो आप 1 लाख रुपए एक बार में भी डाल सकते हो। लेकिन इन्वेस्टिंग में चूंकि एक बिहेवियरल एस्पेक्ट भी होता है, एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी होता है, तो मैं यूजुअली कहता हूं कि आप 3-4 फेजेस में, 4-5 फेजेस में किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करो, क्योंकि आपको एक फोमो की फीलिंग नहीं आएगी। ये नहीं लगेगा कि आपने एक ही प्राइस लेवल पे सारा इन्वेस्ट कर दिया, और अगर मार्केट में थोड़ी कंसोलिडेशन होती है, थोड़ी प्रेशर रहती है, तो आपके पास पैसे बचे होते हैं, कुछ कैश पोजीशन बची होती है टू टेक एडवांटेज ऑफ फर्दर कंसोलिडेशन और करेक्शन इन द मार्केट। तो आप जैसे भी आपकी थॉट प्रोसेस है, उस हिसाब से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो, उस प्रोसेस को एडजस्ट कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर थॉट प्रोसेस एंड डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क टेकिंग एबिलिटी, विलिंगनेस टू टेक रिस्क। बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी इन्वेस्टमेंट अप्रोच को अपने हिसाब से टेलर कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये सारी डिस्कशन आपको हेल्पफुल रहेगी। ये सारे इंडिकेटर्स, टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज, कॉर्पोरेट न्यूज, सभी चीजों की जो हमने बात की, और फाइनली इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क की बात की, इन सभी से आपको फायदा मिलेगा। एंड आई होप कि ये सारी इंफॉर्मेशन और डिस्कशन आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क में आपको हेल्प करेगी, आपके लिए यूजफुल रहेगी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है, जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना। आगे आने वाली हर वीडियो में हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, और मैं आपके लिए यूजफुल आइडियाज और टॉपिक्स लाता रहूंगा। इसी तरह हर वीकेंड हम वीकली मार्केट अपडेट्स और अपने व्यूज अबाउट द करंट मार्केट सिचुएशन भी डिस्कस करते रहेंगे। सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेन पोस्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। अगर आज की वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया है तो वीडियो करें लाइक। अगर आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें, और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।